नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे। देखिए, आज की टेस्ट सीरीज नंबर है 61। ठीक है, इससे पहले जितनी भी टेस्ट सीरीज है उसके लिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहां से जाकर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो मिशन 2022, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आज की वीडियो। और जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1937 में। देखिए, भारत में जो संघीय न्यायालय की स्थापना है 1 अक्टूबर वर्ष 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मैरिस गैवियर थे। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी जवाहरलाल नेहरू इज द राइट ऑप्शन। देखिए, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके पदेनाध्यक्ष वायसराय थे। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस उद्देश्य के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सरदार पटेल। देखिए, सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा गठित मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों जैसे आपके मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। देखिए, यहाँ पे सूची 1 एवं सूची 2 से सुमेलित करें तथा कोड के प्रयोग से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में संस्थान, सूची 2 में अनुच्छेद का नाम दिया हुआ। ठीक है, चलिए फ्रेंड, देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आर्टिकल कितना हो जाएगा 148। ठीक है, वित्त आयोग 280। ठीक, प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 सब क्लॉज से संघ लोक सेवा आयोग, इसमें हो जाएगा आर्टिकल 315। ठीक है, इस तरह से इसका सुमेलन किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हेलिना टैंक रोधी मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हेलिना तीसरी पीढ़ी की दागों और भूल जाओ श्रेणी की टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली है। दूसरा कि इस मिसाइल को ALH रुद्र तथा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पर तैनात किया जा सकता है। तीसरा, इस मिसाइल की मारक क्षमता 7 किलोमीटर है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, यानी ये तीनों ऑप्शन क्या हैं आपके सही हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के पात्र नहीं होगा यदि। तो इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी वो राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। देखिए, अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते हैं। अतः मुख्यमंत्री यदि उच्च सदन का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का पात्र नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 164 सब क्लास 1 के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यों के राज्यपाल को है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। पहला है कि लोकसभा के प्रति, दूसरा कि एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, तीसरा अनुच्छेद 75 सब क्लॉज 3 के अनुसार, चौथा अनुच्छेद 74 सब क्लॉज 3 के अनुसार। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है यानी सही है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, ये चौथा सही नहीं है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 सब क्लॉज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, जबकि अनुच्छेद 74 सब क्लॉज 3 संविधान में नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदात्री अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महान्यायवादी को कहा जाता है। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी को अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, अगर आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, नमित शर्मा बनाम भारत संघ। देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 उपरोक्त में नामित शर्मा बनाम भारत संघ से संबंधित है। इस अधिनियम के माध्यम से नागरिकों को सरकार द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों को जानने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया गया है। पहला है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से, दूसरा एस्टीमेट कमेटी से, तीसरा सार्वजनिक उद्यम कमेटी से। कूड़ से उत्तर का चयन करें। देखिए, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी दूसरा ऑप्शन सही है, एस्टीमेट कमेटी से, इससे संबंध नहीं किया गया। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा दिन रात को विभाजित किया जाता है। ठीक है, पृथ्वी पर दिन व रात को विभाजित करने वाली रेखा को प्रदीप्त वृत्त की संज्ञा दी जाती है। पृथ्वी का आकार लगभग गोले के समान है, इस कारण एक समय में सिर्फ इसके आधे हिस्से पर सूर्य प्रकाश प्राप्त होता है। अतः वह हिस्सा या वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी ट्रोपोस्फेयर, इसे राइट ऑप्शन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि वायु दाब सबसे कम होता है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी ग्रीष्म ऋतु में। देखिए, पृथ्वी तल पर ताप संबंधी या गति संबंधी कारणों से वायु के आरोहण की स्थिति में निम्न वायु दाब का विकास होता है, अर्थात जब हवा ऊपर उठती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संघनन होने की आवश्यकता दशा है। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ताप में कमी होना। ठीक है, अगर हम बात करें तो जलवाष्प के द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। संघनन वाष्पीकरण के विपरीत प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय जलवाष्प जल या बर्फ के कणों में बदलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, महाद्वीपों में सर्वाधिक वाष्पीकरण होता है। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 10 अंश से उत्तर से 10 अंश दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे आप क्वेश्चन नोट भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पंपास। देखिए, भूमध्यसागरीय जलवायु वह जलवायु है जो भूमध्य सागर के समीपवर्ती भागों में है।
भूमध्य सागर के अलावा कैलिफोर्निया के तटवर्ती क्षेत्र, पश्चिमी और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया यानी एडिलेड, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी केपटाउन भाग और मध्य चिली में ये परिस्थितियां मिलती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 केंद्र, सूची 2 उद्योग। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ओके, नागोया किसके लिए फेमस है? सूती वस्त्र के लिए। सलेम किसके लिए? तेल शोधन के लिए। लॉस एंजल्स आपके हवाई जहाज, और अबादान लौह इस्पात के लिए। ठीक है, तो इस तरह से इसका सुमेलन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्कन ट्रैप के संबंध में कौन सा असत्य है? यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी इसकी रचना दरारी उद्भेदन से हुई है। अगर हम बात करें तो दक्कन ट्रैप का निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में हुआ था। ठीक है, इस समय विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी की दरारी उद्भेदन से लावा का बृहद उद्गार हुआ और लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आच्छादित हुआ। इसमें बेसाल्टिक लावा व डोलोमाइट का जमाव मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बुर्जिला और जोजिला दर्रे निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर से राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे आप। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। सबसे आसान क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका भी आंसर उम्मीद है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, अगर आप साथ में आरओ की तैयारी करना चाहते हैं तो बताइएगा, हम वीडियो आरओ के लिए भी देते रहेंगे। आपको सिर्फ हिंदी ही पढ़ाना। ठीक है, जबकि जीएस की आपके इसे पीसीएस और आरओ दोनों में काम आएगी। ठीक है, तो हम आपको हिंदी की वीडियो अलग से प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, आपको अगर आरओ की तैयारी साथ में करनी, आरओ प्लस पीसीएस। ठीक है, 2020। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।